गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास +1 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 10 विकास की अवधारणा, इस विषय पर जो है मैं आपको पहले एक लॉन्ग क्वेश्चन समझा चुका हूँ। अब जो आपके सामने एक लॉन्ग क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन चर्चा नंबर के समझाऊंगा। सभी बच्चों ने ध्यानपूर्वक सुनना है। कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत के विरुद्ध तर्क दीजिए। यानी कि कल्याणकारी राज्य की बहुत सी जो है बढ़ाई की गई है, बहुत सी जो है उसकी विशेषताएं बताई गई हैं। उसके जो है कल्याणकारी राज्य के विरुद्ध तर्क कौन से बनते हैं? कल्याणकारी राज्य के सिद्धांतों की आलोचना या विशेषताओं की जो आलोचना की गई है, लोक कल्याणकारी राज्य के कार्यों के वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि इस तरह का राज्य मानव समाज के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। तो जो लोक कल्याणकारी राज्य की जो विशेषताएं देखने से ऐसा महसूस होता है कि जो लोक कल्याणकारी राज्य होता है वो जो है मानव समाज के लिए बहुत उपयोगी होता है, मानव कल्याण के लिए बहुत उपयोगी है। फिर भी लोक कल्याणकारी राज्य की कुछ विद्वानों ने आलोचना की है। इतना होने के बाद भी जो है कुछ विद्वानों के द्वारा जो है लोक कल्याणकारी राज्य की आलोचना की गई है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, खर्चीली व्यवस्था। लोक कल्याणकारी राज्य के आलोचकों का कहना कि इस व्यवस्था में राज्य द्वारा अनेक तरह के कार्य करने से राज्य पर होने वाला व्यय बहुत अधिक बढ़ जाता है। यानी कि लोक कल्याणकारी जो है राज्य जो है लोगों के कल्याण के लिए बहुत से कार्य करता है, जिसकी वजह से जो है राज्य के ऊपर जो है व्यय खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अतः इस व्यवस्था का उपयोग ब्रिटेन, अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के अन्य संपन्न देशों में ही किया जा सकता है। तो यहाँ पर इन विद्वानों के द्वारा ये कहा है कि जो संपन्न देश हैं, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, यूरोप के जो दूसरे संपन्न देश हैं, उनके अंदर ही जो है इस लोक कल्याणकारी राज्य को जो है ज्यादा मतलब बढ़ावा दिया जा सकता है। भारत जैसे गरीब देश में नहीं, लोक कल्याणकारी राज्य जो भारत जैसे गरीब देश में संभव नहीं है। यदि यहाँ पर इस व्यवस्था का सहारा लिया गया तो सरकार को जनता पर और अधिक टैक्स लगाने पड़ेंगे। अगर भारत के अंदर लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था की गई तो सरकार के द्वारा जो है जनता के ऊपर बहुत से कर लगाने पड़ेंगे, टैक्स लगाने पड़ेंगे, जिससे जनमत का जीवन और अधिक कष्टपूर्ण हो जाएगा। टैक्स लगाने की वजह से जो है जनता का जीवन जो है और दुखदायी हो जाएगा। पूंजीपतियों द्वारा विरोध। लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था का सबसे अधिक विरोध पूंजीपतियों द्वारा किया गया। यानी कि इस राज्य का विरोध जो सबसे ज्यादा पूंजीपतियों के द्वारा किया गया है, क्योंकि इस व्यवस्था में उनके द्वारा संचालित उद्योगों में मनमाना मुनाफा कमाने पर राज्य द्वारा रोक लगाकर उन पर भारी कर भी लगाए जाते हैं। क्योंकि राज्य के द्वारा जो है उद्योगपतियों के ऊपर जो है रोक लगाई जाती है, जिसकी वजह से वे जो है मनमाना मतलब मुनाफा नहीं कमा सकते हैं। पूंजीपतियों का कहना है कि इससे उत्पादन घट जाएगा। टैक्स लगाने से पूंजीपति कहते हैं कि जो है आपका उत्पादन जो है घट जाएगा और राष्ट्रीय आय में भी जो है हानि होगी। नौकरशाही को अनुचित महत्व। लोक कल्याणकारी राज्य के विरुद्ध प्राय यह तर्क दिया जाता है कि इस व्यवस्था में राज्य के कार्य क्षेत्र का दायरा बहुत अधिक बढ़ जाने से शासन में नौकरशाही का प्रभाव और महत्व अनावश्यक रूप से बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो है राज्य जो है बहुत से कार्यों के अंदर इंटरफेयर करता है, जिससे जो सरकारी कर्मचारी है उनका महत्व जो है बढ़ जाता है। विशेषज्ञ होने के कारण आमतौर पर नीति और कार्यक्रमों का निर्धारण सरकारी अधिकारियों द्वारा ही होता है। तो ऐसे राज्य के अंदर जो सरकारी नीतियां हैं, कार्यक्रम जो है उनका निर्धारण जो है सरकारी कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है और मंत्रीगण उन पर केवल हस्ताक्षर करते हैं। मंत्रीगण जो है केवल फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं उन कार्यों के ऊपर। अतः लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था ठीक नहीं है। तो यहाँ पर ये विद्वान कहते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था सही नहीं है, क्योंकि इससे जनता के ऊपर बहुत ज्यादा कर बढ़ जाता है, टैक्स बढ़ जाता है। नागरिक स्वतंत्रता में कमी। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ने से नागरिकों की स्वतंत्रता में कमी आ जाती है। राज्य के द्वारा जो है बहुत से कार्यों में इंटरफेयर किया जाता है, जिसकी वजह से नागरिकों की जो स्वतंत्रता उसमें कमी आ जाती है। नागरिकों को राज्य द्वारा लागू नियमों को मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। राज्य जो नियम बनाता है जनता को जो उनको मानने के लिए जो है मजबूर होना पड़ता है, बाध्य होना पड़ता है, और इससे इसका नैतिक विकास रुक जाता है, जिसकी वजह से मानव का जो है नैतिक विकास रुक जाता है। राज्य पर निर्भरता बढ़ने से व्यक्ति स्वतंत्र नहीं रह पाता। तो लोक कल्याणकारी राज्य के अंदर जो है व्यक्ति राज्य के ऊपर ज्यादा डिपेंड हो जाता है और उसके राज्य पर आश्रित होने की भावना बढ़ती चली जाती है। इस तरह
जो राज्य के उपराष्ट्रित होने की जो उसकी भावना और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। विरोधाभासी अवधारणा, कल्याणकारी राज्य में आर्थिक असमानता समाप्त करने पर विशेष आग्रह नहीं किया जाता। तो लोक कल्याणकारी जो राज्य है इसके अंदर जो आर्थिक असमानता समाप्त करने की तरफ जो है ज्यादा जोर नहीं दिया जाता, केवल गरीबों का स्तर ऊंचा उठाने की बात कही जाती है। इस राज्य के अंदर केवल गरीबों के स्तर को जो ऊंचा उठाने की बात कही जाती है, परंतु जिस समाज में आर्थिक विषमता अधिक हो वहां अवसर की समानता हो ही नहीं सकती। जिस समाज के अंदर आर्थिक विषमता की खाई ज्यादा गहरी होगी उस समाज के अंदर जो है समानता की बात सोची भी नहीं जा सकती। अतः मूल रूप से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा यथा स्थितिवादी अवधारणा, जो मुख्य रूप से जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है वो यथास्थिति बनाए रखने की अवधारणा है। अस्पष्ट अवधारणा, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का सबसे बड़ा दोष है कि यह अस्पष्ट अवधारणा, यानी कि इसके अंदर स्पष्टता कुछ नहीं है। यह कहना तो अच्छा कि राज्य का उद्देश्य लोक कल्याण होना चाहिए, ये बात तो सही है कि राज्य का उद्देश्य लोक कल्याण होना चाहिए, परंतु लोक कल्याण से तात्पर्य क्या है इसकी सुनिश्चित व सर्वमान्य व्याख्या किसी ने नहीं की है। भाई लोक कल्याणकारी क्या है? लोक कल्याणकारी जो है निश्चित किया जाए, इस निश्चितता को जो है किसी के द्वारा निश्चित नहीं किया गया। किसी विद्वान ने लोक कल्याणकारी का अर्थ कुछ लगा तो किसी ने कुछ लगा। अलग अलग विद्वानों के द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य की अलग अलग परिभाषा दिया है। कुछ विद्वान इसके बारे में कुछ कहते हैं, दूसरे विद्वान उसके बारे में कुछ कहते हैं। तो यहाँ पर जो है लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांतों की जो है आलोचना की गई है। अब देखिए पोषणकारी विकास की अवधारणा का क्या तात्पर्य है या अभिप्राय है। विकास और पर्यावरण के संबंध के बारे में विकास की एक अवधारणा है जिसे पोषणकारी विकास की अवधारणा कहा जाता है। विकास के मामले में, पर्यावरण के मामले में विकास की एक अवधारणा है जिस अवधारणा को जो पोषणकारी अवधारणा के नाम से जाना जाता है। साधारण शब्दों में पोषणकारी विकास का अर्थ निरंतर चलने वाला, निरंतर अथवा अखंड विकास, यानी कि जो साधारण शब्दों के अंदर पोषणकारी विकास का मतलब है कि निरंतर चलने वाला विकास या जो है अखंड विकास, अर्थात ऐसा विकास जिसकी गति में खंड न हो, अर्थात ऐसा विकास जिसकी गति में किसी प्रकार की कोई रुकावट न हो, इसे अक्षय विकास भी कहा जाता है। इसे निरंतर चलने वाला विकास की संज्ञा भी दी गई है। यह अवधारणा वर्तमान पीढ़ी के दावों एवं भविष्य के पीढ़ी में संतुलन बनाए रखने पर बल देती है। तो जो पोषणकारी विकास की अवधारणा है वो अवधारणा जो है वर्तमान पीढ़ी के दावे करती है और जो भविष्य की पीढ़ी जो आएगी उसके लिए भी जो है उसके अंदर भी संतुलन बनाए रखने की बात करती है। जो आज आर्थिक विकास के परिणामों का उपभोग कर रहे हैं वे पृथ्वी के संसाधनों का अधिक शोषण करके तथा पृथ्वी को प्रदूषित करके भावी पीढ़ी के बारे में अहितकार सोच रख सकते हैं। आज वर्तमान के अंदर जो है हम वो जो पृथ्वी के संसाधन इनका अत्यधिक मात्रा के अंदर जो है शोषण कर रहे हैं लोग, जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ी के लिए जो है पर्यावरण के अंदर असंतुलन बन जाएगा। ऐसा न हो कि एक पीढ़ी प्रकृति की संपदा का भरपूर प्रयोग कर ले। तो इस विकास के अंदर ऐसा नहीं कहा गया कि एक जो वर्तमान की जो पीढ़ी है वो संसाधनों का जो है भरपूर प्रयोग न कर ले और भविष्य की पीढ़ी को पर्यावरण में असंतुलन हो जाने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़े और जो आने वाली पीढ़ी है उसके अंदर असंतुलन हो जाए, जिसकी वजह से जो है बहुत सी कठिनाइयों का जो है लोगों को सामना करना पड़ सकता है और उन्हें विकास के अवसर ही प्राप्त न हो, जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ी को जो है विकास के मौके ही न मिले। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि किस तरह वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, तो इस तरह से कहने का मतलब है कि जो वर्तमान की आवश्यकताएं हैं, जो ये पीढ़ी चल रही है वर्तमान, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करते समय भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाए। आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी जो ध्यान में रखना होगा। इसे वर्तमान पीढ़ी तथा भावी पीढ़ी के दावों के मध्य सामंजस्य बनाना भी कहा जा सकता है। तो पोषणकारी विकास को जो है वर्तमान पीढ़ी तथा भावी पीढ़ी के मध्य सामंजस्य, तालमेल बनाना भी कहा जा सकता है। यही कारण है कि पर्यावरण और विकास पर विश्व पर्यावरण आयोग गठित किया गया। यही कारण है कि आज जो है पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए और विकास को ध्यान में रखते हुए जो है विश्व पर्यावरण आयोग गठित किया गया है।
विश्व पर्यावरण आयोग के अनुसार, यानी कि इस आयोग के अनुसार क्या है, पोषणकारी विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो हमारी आज की आवश्यकता की पूर्ति के साथ साथ भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की भी अनदेखी न करता हो। तो जो ये आपके विश्व पर्यावरण आयोग है, इसके अनुसार ये कहा गया कि जो पोषणकारी विकास का अर्थ है कि ऐसा विकास जो हमारी आज की आवश्यकता की पूर्ति, यानी कि जो वर्तमान में जो पीढ़ी चल रही है इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ जो है आने वाली जो पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं की भी अनदेखी न करे, उसकी आवश्यकताओं को भी जो है ध्यान में रखे। तो ऐसे विकास को जो है पोषणकारी विकास कहा जाता है। अब देखिए, विकास के 3 उद्देश्य बताइए। विकास के 3 मुख्य उद्देश्य कौन से हैं? विकास के 3 उद्देश्य जो है इस प्रकार है। जीवन का स्तर, पहला जो उद्देश्य जीवन का स्तर। विकास का पहला और महत्वपूर्ण लक्ष्य कि लोगों के रहन सहन के स्तर का विकास हो। तो विकास का पहला लक्ष्य कि जो लोग हैं, समाज के अंदर रहने वाले लोग हैं, देश के अंदर रहने वाले लोग हैं, संसार के अंदर रहने वाले लोग हैं, उन लोगों के रहन सहन के स्तर में जो बढ़ोतरी हो, उसका विकास हो। इसका तात्पर्य है कि लोगों को जीवन के स्तर की न केवल आवश्यक सुविधाएं ही प्राप्त हो, बल्कि उन्हें वे सुविधाएं भी मिलनी चाहिए जिन्हें प्राप्त करके वे अपने जीवन को सुखी और संपन्न बना सके। तो विकास का मतलब यहाँ पर यह कहा गया कि जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो तो उनकी पूरी होनी ही होनी चाहिए। इसके साथ साथ उसे वे सुविधाएं भी प्राप्त होनी चाहिए जिनको प्राप्त करके वे अपने जीवन को सुखी और संपन्न बना सके। उन्हें वे सभी सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए जिन्हें प्राप्त करके वे अपनी प्रतिभा का विकास कर सके। उन्हें वे सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जिन सुविधाओं को प्राप्त करके वो जो अपने जीवन की प्रतिभा को जो है, जीवन की प्रतिभा का विकास कर सके, अपने अंदर जो टैलेंट है उसको दिखा सके, अपनी कार्य कुशलता को बढ़ा सके और उसके अंदर जो कुछ कार्य कुशलता उसके अंदर बढ़ोतरी कर सके। यही नहीं, उन्हें अवकाश के क्षणों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इतना ही नहीं, जो उसे अवकाश के क्षण मिले हैं उनका भी जो है वो अच्छी प्रकार से मतलब उसका प्रयोग कर सके। प्रकृति का दोहन, विकास का दूसरा लक्ष्य प्रकृति का दोहन। तो विकास का दूसरा जो लक्ष्य है वो प्रकृति का दोहन है। भौतिकवादियों की यह धारणा कि जो भी इस विश्व में है उसका जी भर के अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। जो भौतिकवादी है उनका यह कहना है कि संसार के अंदर जो भी है, जो भी हमें मिलता है उसका ज्यादा से ज्यादा जो है अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए और इसी में भौतिक सुख मिलता है और ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने से ही जो मनुष्य को भौतिक सुख प्राप्त होता है। इसलिए आज वे प्रकृति का अधिक से अधिक शोषण कर रहे हैं। तो भौतिकवादी जो प्रकृति का ज्यादा से ज्यादा शोषण कर रहे हैं, लेकिन वे इस प्रकार प्रकृति का बिना किसी सीमा के उपयोग करते समय यह भूल जाते हैं। वो अत्यधिक मात्रा के अंदर जो प्रकृति का उपयोग कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं वे या शोषण कर रहे हैं, इस बात को भूल जाते हैं कि प्रकृति ने विश्व में प्रत्येक वस्तु को सीमित रूप से बनाया। संसार के अंदर प्रकृति ने जो है हर वस्तु को जो है सीमित रूप में बनाया है। यदि इसका उपयोग आंख बंद करके किया गया तो यह अहितकर होगा। अगर उस प्रकृति के अंदर जो हमें संसाधन प्राप्त होते हैं उनका जो अगर हमने आंख मूंद कर यानी बिना सोचे समझे उनका प्रयोग किया है तो वो हमारे लिए अहितकारी होगा। इसलिए मानव जाति से यह आशा की जाती है प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग एक सीमा में रहकर ही करे। तो इसलिए हर मनुष्य से यह आशा की जाती है कि मनुष्य के द्वारा मतलब जो प्रकृति संसाधन उनका एक सीमा के अंदर रहते हैं उसका जो है सदुपयोग करे, सही प्रयोग करें, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का नाश न हो, जिसकी वजह से प्राकृतिक संसाधन समाप्त न हो। अर्थात प्राकृतिक संसाधनों का शोषण न करके उसको मात्र दोहन करना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर यह कि जो प्राकृतिक संसाधन उसका शोषण नहीं करना चाहिए, जी भर के जो उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि जो उनका दोहन करना चाहिए। दरिद्र की सहायता, विकास के लिए राज्य द्वारा विभिन्न योजनाओं का निर्माण किया जाता है। देश के अंदर जो विकास के लिए राज्य के द्वारा बहुत सी योजनाओं को लागू किया जाता है, लेकिन विकास को वास्तविक विकास तब माना जाएगा जब इससे दरिद्र का विकास होगा। लेकिन विकास को हम तभी विकास कह सकते हैं जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति की जो है मतलब उसका विकास होगा। अर्थात विकास का उद्देश्य दरिद्रतम का विकास होना चाहिए। विकास का मुख्य पर्पज जो है गरीब से गरीब लोगों का विकास होना चाहिए। यदि विकास के उद्देश्य में दरिद्र की सहायता न रखी गई तो विकास तो अवश्य होगा। मान लीजिए विकास किया जा रहा है देश के द्वारा, सरकार के द्वारा, उसके अंदर दरिद्र को शामिल नहीं किया जा रहा, तो विकास तो होगा लेकिन विकास का लाभ धनी लोगों को ही होगा। तो उस विकास का लाभ जो है संपन्न वर्ग के लोग ज्यादा ले जाएंगे।
न कि गरीब वर्ग को। और उस विकास का फायदा जो है गरीब वर्ग को नहीं हो पाएगा अगर उस विकास के अंदर गरीब लोगों को शामिल नहीं किया गया। तो उस योजना को जो है गरीब लोगों की सहायता के लिए प्रयोग नहीं किया गया। तो यदि विकास से धनी वर्ग को लाभ प्राप्त होता है और उन्हीं का जीवन स्तर ऊंचा उठता है, अगर मान लो जो योजना बनाई गई है उससे जो है केवल धनी वर्ग का ही जो है बेनिफिट होता है, तो इससे क्या हुआ कि धनी वर्ग के लोगों का जीवन स्तर ही जो है ऊंचा उठ पाएगा। तो इसे वास्तविक विकास स्थिति में विकास नहीं कह सकते। तो ऐसी स्थिति के को जो है वास्तविक विकास का नाम नहीं दिया जा सकता। विकास से सभी का, विशेषकर दरिद्र का विकास होना चाहिए। विकास का जो वास्तविक रूप है हम उसको तब विकास कह सकते हैं जब गरीब से गरीब व्यक्ति का जब विकास होता है उसे जो है विकास का नाम दिया जा सकता है। तो बच्चों आज आपके सामने जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन, 2 4 नंबर के क्वेश्चन समझा दिए हैं। सभी बच्चों ने इनको अच्छी तरह से सुनना है और याद भी करना है। धन्यवाद।